आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। बहुत से मित्रों ने महिला पर्यवेक्षक के संबंध में वीडियो बनाने का अनुरोध किया, इसलिए यह आज महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं उसके संबंध में यह वीडियो आज प्रस्तुत किया जा रहा है। महिला पर्यवेक्षक की बम्पर वैकेंसीज आई हुई है और आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। संभवतः 28 फरवरी को इसका एग्जाम भी है। इसमें दो तरह की परीक्षाएं हैं, एक सीमित भर्ती है, एक सीधी भर्ती। सीमित भर्ती जो ऑलरेडी पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए है, और सीधी भर्ती में कोई भी फ्रेशर्स इसमें फॉर्म आवेदन पत्र भर सकते हैं, और जिनके लिए एज और शैक्षणिक योग्यता ये सब आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। हम मुख्यतः आज जो चर्चा करेंगे कि तैयारी हम कैसे करें। तैयारी करने के लिए मेरा मानना ये है, चाहे कोई एकेडमिक एजुकेशन हो या आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हो, इसके लिए सबसे पहली जरूरत इस बात की पड़ती है कि आपको सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम पूरी तरह से आपको याद हो। आपका जो महिला पर्यवेक्षक का जो पाठ्यक्रम है 4 पार्टों में है, 200 अंकों का है। जो आज हम अभी चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, जो 55 अंक का है, और 55 अंक में आपकी 7 यूनिट है, और उन 7 यूनिट में प्रत्येक यूनिट का अंक डिवाइड कर रखा है कि किस यूनिट से कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ही क्लियर है आपका पाठ्यक्रम, बहुत ही क्लियर भी है, प्रैक्टिकल भी है, सरल भी है और रोचक भी है, जिसको आप डेली आप समाचार पत्रों में, न्यूज में और आपके जीवन में रोजमर्रा में आने वाली चीजें हैं जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं आपके पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम का जो हम प्रथम खंड जो है आपका पोषण और स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से रिलेटेड है। पहली यूनिट है न्यूट्रिशन की, जो कि 10 अंकों की होगी। इसमें पहला जो टॉपिक है वो संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट में कितने खाद्य समूह, कितने प्रकार के पदार्थ शामिल किए गए हैं, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। 5 खाद्य समूह हैं उसमें, जिसमें आपका फल और सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं, तेल और वसा भी है, और लिक्विड डाइट भी है। हमसे मोटी चीज की हम चर्चा करेंगे, आप उसकी तैयारी आप उस ढंग से कल कर सकते हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन के संबंध में बताया गया है। मैक्रो जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों बहुत ही जीवन के लिए, शरीर के पोषण के लिए, शरीर के स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए माइक्रो न्यूट्रिशन की बड़ी जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट आपका ईंधन है, प्रोटीन भी आपका ईंधन है, वसा भी आपका ईंधन, जो शरीर को बढ़ाता भी है और आपको ऊर्जा भी देता है। तो ये तीनों जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो इन तीनों के स्रोत सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें है, कितने की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स का क्या काम है और वसा का क्या काम है, इसको आप तैयार कर लीजिए। माइक्रो न्यूट्रिशन में बड़ा स्पष्ट किया गया है। आप जैसे कैलोरीज, तो कैलोरीज की आप परिभाषा याद कर लें। कैलोरीज किस काम में आती है? WHO ने रूरल के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए कितने कैलोरीज की आवश्यकता बताई है, इसको आप तैयार कर लें। जब पहले योजना आयोग हुआ करता था, जिसको आप नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है, तो रूरल एरियाज के लिए और अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग कैलोरीज बताया है। और सामान्यता होता भी है, बालक, किशोर, वयस्क, वृद्ध और जो माताएं, वर्किंग वुमेन्स हैं, उन सब के लिए अलग अलग कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। ये भी अपने को जानकारी में होना चाहिए। प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। सोयाबीन बहुत ही रिच सोर्सेस है, और प्रोटीन हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है और शरीर में ईंधन का भी काम करता है। तो प्रोटीन है ना, इसको अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, कौन से अमीनो एसिड जो बॉडी ऑटोमेटिक बनाती है, कितने एसिड्स हमको बाहर से इनटेक करना होता है, इसको आप याद कर लें। विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने किया। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? A, B, C, D, E, K है ना, और बी के जो जितने पार्ट है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, तो इनको आप याद कर लें। B6 परीक्षा में बहुत पूछता है। आम भारतीयों में B12 की बहुत कमी मानी जाती है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न आते रहते हैं, बहुत ही समरी मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिए। सूक्ष्म खनिज तत्व में आज बताया गया है आयोडीन। आप नमक रोज अपने जो नमक घर में जो सॉल्ट यूज करते हैं उसमें लिखा रहता है आयोडाइज्ड नमक। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो गोइटर अर्थात घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन में थायराइड
ग्रंथि के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, और इसकी कमियों से थायरॉक्सिन जैसी बीमारियां, थायराइड जैसी बीमारियां और ड्वार्फनेस, मोटापन भी आ जाता है। इसको आप याद कर लें। विटामिन ए, विटामिन बड़ा स्पेसिफिक आपका सिलेबस है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, इसको आप याद कर लें। आयरन आपको ब्लड के लिए, आयरन आपकी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी पड़ जाती है तो ऑक्सीजन कमी होती है। हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो आयरन के सोर्सेस क्या है? पालक और सब्जियां जो होती हैं, और कब कितने आयरन की बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, बहुत ही न्यूनतम जरूरत पड़ती है इनकी। तो इनकी आप मात्राएं याद रखें, कितना आयरन की प्रतिदिन की बॉडी को, हेल्थ को ठीक रखने के लिए कितने आयरन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जिंक है, जिसको आप जस्ता कहते हैं, जेडन इसका रासायनिक सूत्र है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर के लिए, शरीर मांसपेशियों की मजबूती के लिए, मसल्स को ठीक रखने के लिए, मसल्स को सॉफ्ट एंड टोन रखने के लिए, और खासकर ये इंसुलिन की भी बड़ा उपयोगी है। आप जाने रखें कि ये इंसुलिन जो होता है जिसमें जिंक होता है, जिंक की कभी कमी हो जाती है तो इंसुलिन का जो सेक्रेशन होता है कम, जिससे डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाती है, हमें जानकारी होना चाहिए। विटामिन हमने अभी बताया कि विटामिन कितने प्रकार होते हैं, और विटामिन की खोज किसने किया। कौन सी विटामिन की कमी से, ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, बी की कमी से बेरी वृद्धि हो जाती है, सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। इस प्रकार का आप के की कमी से जो होता है, जो ब्लड में शरीर में थक्का, रक्त का जो थक्का जमता है उससे कमी होती है। और किन पदार्थों में क्या क्या पाया जाता है इनको आप याद कर लीजिए। ये होगा कैल्शियम शरीर को, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। और विटामिन डी में होता है, ये सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है, और बहुत सारे जो शाकाहारी भोजन है और मांसाहारी भोजन उसमें भी पाया जाता है। दूध कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इस तरह इनको चीजों को आप याद रख लें। इनकी बीमारी, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और जो माइक्रो मतलब जो महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है, जिसे हमने बताया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म पोषक, आयोडीन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम, ये सब चीजें। तो इनकी अगर ये शरीर को नहीं होते तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इनको पूछा करता है। जैसे प्रोटीन कमी से क्वाशियोर नामक रोग हो जाता है। हमने बताया कि विटामिन ए कमी अगर ये हो तो क्या क्या कमी क्या हो जाता है, इनको आप याद रखें। फिर दूसरा, ये आपका फर्स्ट 10 नंबर की बहुत ही सरल, इसको आप याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा आपका यूनिट है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, हम जानते हैं कि बच्चा गर्भावस्था में होता है, माँ की गर्भ में होता है, तब उसको अलग प्रकार की पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। इसके बाद नवजात शिशु के बाद उसका बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, धात्री माताएं, इन सब जो जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, हर स्टेज में शरीर को पोषक, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग मात्राओं में पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इस उम्र में किस प्रकार के पोषक तत्वों को हम लेंगे, धात्री माताएं जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो फीडिंग्स लेडी होती हैं, उन सबको अलग अलग, जो फीडिंग्स जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन सब के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद गर्भवती की देखभाल, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके वजन की निगरानी, चार्ट, हम जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, आंगनबाड़ी में जाते हैं तो एक चार्ट बन जाता है। हर 3 माह में, 6 माह में इनका माँ का जो गर्भवती माँ है उनका वजन, जिससे बच्चों की ग्रोथ, बच्चों का विकास भी पता चलता है, और किसी प्रकार की डिफिशियंसी माँ में नहीं है, जच्चा बच्चा में नहीं है, ये जानकारी भी उस चार्ट से की जाती है। इस प्रकार के गर्भावस्था में बच्चे को स्वस्थ रखने और माँ को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार का एक चार्ट बना लिया जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप याद रख लें। ये 7 नंबर का आएगा। टीकाकरण, वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोज आप सुनते हैं। तो पहले तो आप याद कर लें वैक्सीनेशन होता क्या है। टीकाकरण किसे कहते हैं? टीकाकरण की सामान्य परिभाषा ये होती है कि जो जिस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उन्हीं के जो कमजोर पार्टिकल्स होते हैं या डेड पार्टिकल्स होते हैं, वो बॉडी में इंजेक्ट करा दी जाती है, जिससे वो एंटीजन कहलाते हैं। वो एंटीबॉडी को डेवलप कर देते हैं और शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है। शरीर में इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए वैक्सीनेशन का उपयोग किया जाता है। और इस तरह का एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस, इन सब ने, रॉबर्ट कुक,
इन सब ने हैजे की, चेचक की, मलेरिया की, इन सब ने टीकों की खोज किया था। तो आप किन किन टीकों किसने खोज किया, आप इनको याद रख लें। और टीकों के जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है 1985 में, तो जितने प्रकार के टीके होते हैं, किस किस उम्र के, BCG, DPT, हेपेटाइटिस, पोलियो, ये सब टीके जो बॉडी में, शरीर में लगते हैं, और टीकाकरण अगर ना कराया जाए तो उसकी इम्यूनिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। कौन कौन पोलियो का टीका नहीं लगा है तो पोलियो हो जाएगा, BCG का टीका नहीं लगा तो टीबी हो जाएगी, DPT का टीका नहीं लगा है तो डिप्थीरिया, गलघोटू हो जाएगा। तो ये आप याद रख लें। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको याद रखें, और ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इनके अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कब चलाए गए, और क्या क्या स्कीम शामिल की, इसको आप याद रखें। कुपोषण, मलन्यूट्रिशन, कुपोषण, शरीर में डिफिशियंसी, अगर हमने ठीक से संतुलित आहार लिया, समय समय पर विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न समयों में, हमारे कार्य के स्वरूपों में, हमारे कार्य की प्रकृति के अनुरूप यदि हमने पोषक तत्वों को नहीं लिया तो शरीर में मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, बच्चों को भी कुपोषण होता है और वयस्कों को भी कुपोषण हो जाता है यदि शरीर। तो इस तरह हमको याद रखना है कुपोषण के बारे में। और सामान्य जो बीमारियां होती हैं, बड़ी कॉमन बीमारियां हैं, दस्त, डायरिया, ORS के, कई बार तो हमने बच्चों से पूछा कि ORS आप रोज सुनते हैं, ORS का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये WHO ने भी इसको प्रिस्क्राइब रखा है और तमाम आंगनबाड़ियों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। उल्टी, वॉमिटिंग है, आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, खसरा, मीजल्स, गलघोटू जिसको डिप्थीरिया कहते हैं, टिटनेस के लिए गर्भवती गर्भवती माँ को भी लगता है, जिसको ATS का इंजेक्शन कहते हैं, एंटी टिटनेस सीरम लगता है। ये आप याद रखें। काली खांसी, कफ, ये इसको आप टीबी, 2025 में टीबी मुक्त भारत का कैंपेन चल रहा है। तो टीबी, दो प्रकार की जो टीबी होती है, पल्मोनरी जो फेफड़े संबंधित है, नॉन पल्मोनरी जो हेयर एंड नेल्स को छोड़ करके बॉडी किसी भी पार्ट में टीबी हो जाती है। तो यहाँ पर याद रखें, निमोनिया को याद रखें। तो ये 8 नंबर के, इस टोटल 55 अंकों का आपकी फर्स्ट यूनिट है। अगर ये हमने आपसे पाठ्यक्रम की चर्चा किया है और कॉमन टिप्स दिए हैं, ये आपको पढ़ना क्या है, कहाँ कैसे पढ़ना है, आप इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। यदि आपको और भी संबंधित वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।